कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी an important part of our body, that is brain. This is one of the important chapter of the nervous system, bio. So we'll start with the different parts of the brain. Okay, see, this is the basic structure of the brain. It consists of basically three important part, that is forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, यानी फोरब्रेन के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो ये बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेरेब्रम, ये सबसे ब्रेन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम रीजनिंग, थिंकिंग, ये सारा काम करते हैं। इनके डिटेल में है, इनके सारे फंक्शन हम पढ़ेंगे। अभी हमको एक आपको बस स्ट्रक्चर बता देना, ओवरव्यू। नेक्स्ट, दिस इज द थैलेमस पार्ट, दिस इज द हाइपोथैलेमस, यानी दिस थ्री आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोरब्रेन। व्हेन यू टॉक अबाउट द मिड ब्रेन के लिए देखें आप ये वाला पार्ट है, और हम बात करें जब हाइंड ब्रेन के लिए देखें आप पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरेबेलम। ये तीन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बेसिकली विच आर इंक्लूडेड इन हाइंड ब्रेन। सो दिस इज द बेसिक ओवरले ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस ब्रेन। यहाँ है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जब हम इसकी बात करें तो इसमें देखें बेसिकली दिस ब्रेन, अगर हम बात करें अपने ब्रेन की लोकेशन की, इट इज़ लोकेटेड इन द इम्पॉर्टेंट बोन विच इज़ कॉल्ड क्रेनियम, यानी हमारा जो खोपड़ी है, क्रेनियम जिसको बोलते हैं, वो इस ब्रेन को, जो ब्रेन है ना वो खोपड़ी के अंदर होता है, और इससे वो जो हमारा खोपड़ी है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ओके, उसके अंदर होता है आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसका काम होता है कि ब्रेन को अगर झटका लगे या अचानक से कोई चोट लगे तो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, फ्रिक्शन नहीं होने देता है, और ये कुशन प्रोवाइड करता है किसको? ब्रेन को। ये सारे फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम अभी पढ़ेंगे डिविजन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ओके, बेसिकली वी आर स्टडिंग ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उसमें डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, बेसिकली वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा था, उसमें उसके डायग्राम, उसमें हमने देखा था न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, इजंट इट। अब यहाँ हम बात करें डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम को आप किस में डिवाइड कर रहे हैं, क्या क्या डिविजन्स हैं उसके। उसमें फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड CNS, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है CNS। तो आपको याद रख लेना है क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे नर्वस सिस्टम तो हमारे पूरे बॉडी में ऑलरेडी फैला हुआ है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन नर्वस सिस्टम होता है ना, वो होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब देखो, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी हॉलो होती है, ठीक, खोखली होगी। तो अब इस खोखली हड्डी के अंदर जैसे ये मान लीजिए, देखो स्पाइनल कॉर्ड कुछ इसी टाइप का होता है। ये रीढ़ की हड्डी हो गई, उसके बीच में अंदर एक नर्व निकलती है जिसको आप क्या नाम देते हो? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, देख रहे हैं आप, ऐसे इसी के अंदर होगा। ठीक, अब देखें जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको मेजर ऑपरेशन करना है, ठीक, तो उसको बेहोश करना होता है, मतलब अनकॉन्शियस करना होता है, तो डॉक्टर इसी रीढ़ की हड्डी में इसी में ही इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो इसमें लग जाए और जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, तो ये देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, रीढ़ की हड्डी, वो खोखली है, उसके अंदर जो नस है ना उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और वो यहाँ से लेकर पूरे लास्ट तक फैली होती है, नीचे तक। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये सेंट्रल है, ये मेन पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। अगला कौन सा होता है? PNS। ठीक है, अब बोला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या हो गया? जैसे ये बीच वाला हो गया सेंट्रल, तो अब ये जितना किनारे है हाथ में, पैर में, ये रीजन्स में, सो बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द नर्वस सिस्टम विच इमर्ज एंड अगेन इट कम्स बैक इनटू द पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं बाहर और उसी में आती हैं फिर वापस, आप इनको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। पेरिफेरी शब्द का मतलब होता है बाहर, यानी हाथों में, पैरों में, और ये जो बाकी जो ये बेली रीजन है, सारे हर एक जगह जाने वाली जो नर्व्स हैं, यहाँ से मैसेज लाने वाली जो नर्व्स हैं, आप उनको पेरिफेरल बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रल नर्व्स कौन सी हो गई?
आपकी हो गई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स, उनको छोड़ के जो उनसे बाहर निकल रही हैं आप उन्हें क्या बोलेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विच नर्व इमर्जिंग फ्रॉम यानी जो उससे बाहर निकल रही हैं, एंड एंड एंडिंग इनटू यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकल रही हैं और उसमें आगे खत्म भी हो रही है ना, आप उन्हीं को क्या बोलते हो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी ये नर्वस सिस्टम मैसेज कहाँ से ले आएगा, पूरे हाथ के पार्ट से, ठीक है, बाहरी ये एक्सटर्नल ये इस रीजन से और पैर से लेके आएगा। डन। नेक्स्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, इसको फिर दो भागों में बांटा गया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सोमैटिक, यानी एक बोलते हैं आप इसको सोमैटिक या वॉलेंट्री बोलेंगे, ये खास शब्द है, आएगा एग्जाम में ये शब्द, एंड ऑटोनॉमिक या इनवॉलेंट्री। ठीक, यहाँ दो वर्ड्स हैं, पहले दोनों वर्ड्स का मतलब देख लेते हैं। वॉलेंट्री वर्ड्स का मतलब होता है वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक, कंट्रोल के अंदर है, जिसको हम चाहे मूवमेंट कर सकते हैं, दिस आर वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है, आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। एग्जांपल ले लो, जैसे हार्ट, क्या हार्ट को आप रोक सकते हो, रोक के दिखाओ एक सेकंड, नहीं रोक सकते हैं, दैट इज इनवॉलेंट्री। ओके, तो बेसिकली हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जो नर्व्स हैं, वो जो बाकी हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट है, वहाँ तक लेके जाते हैं मैसेज और लेके आते हैं, आप उनको बोलते हो क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मीन्स विच कैरी इंफॉर्मेशन टू स्केलेटन और वॉलेंट्री मसल्स। आप सोमैटिक किसको बोलोगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो इंफॉर्मेशन कहाँ लेके जा रहे हैं, विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। दोनों वर्ड्स याद रखेंगे, सेम वर्ड्स हैं, स्केलेटल बोले आप या वॉलेंट्री बोले, यानी वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच कैरीज इंफॉर्मेशन टू इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी इनवॉलेंट्री मसल्स तो जो हमारी जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, इनवॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एग्जांपल ले लें, मसल्स, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स, यानी बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं, हार्ट हो गई जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, वहाँ तक जो मैसेज लेके जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया है। Okay dear students, now we'll talk about the brain, the most important part. Okay, see, this is the basic structure of brain. आप थोड़ा एक बार और देखें ताकि आपको डायग्राम याद हो जाए। This is the cerebrum, this is thalamus, this is hypothalamus, this is midbrain. Midbrain का मतलब दोनों ब्रेन के बीच में है। This is cerebellum, this is medulla oblongata, this is pons, और ये हो गया आपका spinal cord। ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर देख लिया आपने। अब इधर देखें, ब्रेन इज लोकेटेड इट इज लोकेटेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, यानी हमारा जो ब्रेन है ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो हड्डी है ना, हड्डी इसके अंदर लोकेटेड है, और इस हार्ड स्ट्रक्चर को हम क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेनियम। अब आपसे कोई फंक्शन पूछे कि इस क्रेनियम का क्या फंक्शन है, तो आप देखो आपका ब्रेन अंदर है, सेफ है इस हड्डी की वजह से, सो क्रेनियम प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट, इट इज 80% वाटर, यानी क्वेश्चन है कि ब्रेन में कितना परसेंट वाटर होता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है। तो इट कंटेन्स 80% वाटर एंड इट कंज्यूम्स नियरली 25% ऑफ द ऑक्सीजन, यानी हमारे बॉडी में जितना ऑक्सीजन जा रहा है इसका 25% ये यूज करता है, और ब्रेन में कितना उसका कंपोजिशन, कितना परसेंट वाटर है, 80%। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय ए कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस। देखिए इधर क्या बोलते हैं इसको, मेनिंजेस, यानी ये ब्रेन हो गया ना। अब मान लो इसके ऊपर हड्डी है, यानी क्रेनियम है, क्रेनियम और ब्रेन, सपोज करो एक हार्ड आउटर कवरिंग है क्रेनियम का और अंदर ब्रेन है। ठीक, तो ब्रेन और क्रेनियम के बीच में ना यहाँ पे कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे सपोज करो ये हो गया आपका, ये आउटर कवरिंग हो गया, ये मान लेते हैं ये बोन का आउटर कवरिंग हो गया, ठीक, और ये ब्रेन हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे 2-3 लेयर्स मिलते हैं, पतले पतले लेयर होंगे जिनको आप मेनिंजेस बोलेंगे, और इन्हीं में इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया है, बीमारी हो गया है। और यहीं पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी भरा होता है इन दोनों गैप के बीच में। ठीक है, सबका फंक्शन देखेंगे, पहले हम फंक्शन देख लेते हैं किसका, मेनिंजेस का।
देखिए मेनिंजेस, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस, यानी ये ब्रेन के ऊपर कवर होता है, ठीक, ब्रेन के ऊपर कवर हो गया। सपोज करिए ब्रेन हो गया, इसके ऊपर एक कवर, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, देयर आर 3 लेयर्स। आप उसको क्या नाम देते हैं? ड्यूरा मैटर, आर्कोइड एंड पिया मैटर। ओके, ये 3, दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये 3 इंपॉर्टेंट लेयर हैं जो ब्रेन के ऊपर होते हैं और इनका फंक्शन हमने आगे लिखा है, देखें। ड्यूरा मैटर, दिस इज द आउटर मोस्ट एंड मोस्ट टफ फाइबर, यानी ये सबसे बाहरी लेयर है। मतलब सपोज करो ये मान लिया हमने एक लेयर, सबसे फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक। ये हो गया आपका, नीचे है ब्रेन, इधर है आपका ब्रेन। तो फर्स्ट सबसे जो टफेस्ट लेयर होता है ना ऊपर का, ये होता है आउटर मोस्ट टफ एंड फाइब्रस लेयर। आप इसे क्या बोलते हो? ड्यूरा मैटर। क्या बोलेंगे इसको? ड्यूरा मैटर। टफ है, फाइब्रस है, मतलब इसका काम प्रोटेक्शन होता है। आर्कोइड, ये बीच वाला लेयर है। कौन सा लेयर है? बीच वाला लेयर है। थिन डेलिकेट मिडिल लेयर प्रोवाइड्स कुशन, यानी ये बीच में लेयर होता है, ड्यूरा और पिया मैटर के बीच वाला लेयर है, और ये बिल्कुल पतला होता है और इसका फंक्शन होता है ताकि ये ब्रेन को क्या प्रोवाइड करे? कुशन प्रोवाइड करे। कुशन का मतलब समझ आए, जैसे मान लो जैसे उसको सॉफ्ट रखे, चोट लगे ना, जैसे मान लो अगर प्रेशर है तो ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अगला है आपका पिया मैटर। कौन सा मैटर? पिया। ये सबसे, सपोज करो ये ब्रेन हो गया, ठीक, यहाँ ब्रेन है। मान लो फर्स्ट था आपका ड्यूरा मैटर, सेकेंड था आपका आर्कोइड, और ये लास्ट है पिया मैटर, यानी बिल्कुल ये ब्रेन के टच में होगा। फर्स्ट दिस इज ड्यूरा मैटर, आर्कोइड एंड पिया मैटर। ओके, पिया मैटर ब्रेन के ऊपर ठीक ऊपर होता है। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, हाईली वस्कुलर। अब देखो पिया मैटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, दिस इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर, यानी सबसे नीचे, यानी ब्रेन के ये डायरेक्ट टच में होता है। एंड दिस इज मोस्ट वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब इट हैज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स का इसमें भरपूर सप्लाई होता है। अब ये क्यों होता है? ताकि ब्रेन्स को ये ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, ये सब कहाँ से मिलेगा? इन्हीं से मिलेगा। तो जो उसका सरफेस है वहाँ पे हर चीज़ सप्लाई को पूरा करने के लिए यहाँ पे हाईली रिच यानी हाईली वस्कुलर जो लेयर होता है, आप उसको क्या बोलते हो? पिया मैटर। सबसे नीचे होगा, हाईली वस्कुलर होगा। अब हम बात करें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। बेसिकली जहाँ भी बेसिकली हम बात करें ब्रेन्स में या स्पाइनल कॉर्ड्स में जो खाली जगह होता है वहाँ पे भरा होता है आपका फ्लूइड, जिसका नाम क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, स्पाइनल फ्लूइड्स, अब जैसे यहाँ जो खाली जगह हो गया वहाँ भरा होगा, या जो अगर स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो खाली जगह होगा, यानी बैकबोन की हड्डियों के बीच में और कॉर्ड के बीच में, वहाँ भी ये भरा होगा। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या। दिस इज लिक्विड। फर्स्ट, मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन। बोला कि ब्रेन में ये क्या करता है? इट मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर, यानी वो जैसे पर्याप्त मात्रा में, अगर इनफ अमाउंट में ये भरा होगा तो उसका बैलेंस मेंटेन करेगा, प्रेशर बैलेंस, ठीक। अगर ये घटेगा तो प्रेशर बैलेंस, यानी उसका प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। ये एक ऑप्टिमम लेवल में होता है एंड इट मेंटेन्स बैलेंस इन एंड अराउंड, यानी ये ब्रेन के अंदर और उसके चारों तरफ इसका क्या फंक्शन है? टू मेंटेन द प्रेशर। आप ये लिखेंगे, इट मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन। ओके, ये आपको लिखना है। ब्रेन के अंदर और बाहर ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है। सेकंड, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन ब्लड एंड नर्वस टिश्यूज, यानी जो वहाँ ब्लड जा रहा है तो ब्लड बेसिकली वहाँ जाएगा तो ब्रेन सेल्स को जो रिक्वायरमेंट है वो देगा। ऑक्सीजन हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, वहाँ से जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो यूरिया वगैरह या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना होगा उसको लेना भी वहाँ से काम है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स इट हेल्प्स इन देयर एक्सचेंज, यानी उनका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो मटेरियल्स हैं उनके एक्सचेंज में ये मदद करता है। ओके, सी इन द नर्वस टिश्यू, हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन ब्लड एंड नर्वस टिश्यू। हो गया किसका फंक्शन? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का। लास्ट है प्रोटेक्ट्स ब्रेन अगेंस्ट शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी। ये सबसे खास फंक्शन होता है, यानी अगर मान लो कोई गिर गया, अचानक से चोट लग गया, तो क्रेनियम और ब्रेन के बीच में होता है ना, तो ये जो झटका लगता है उस झटके को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेन अगेंस्ट शॉक
एंड मैकेनिकल इंजरी। को चोट भी लग गया ना ऊपर से बहुत तेज, तो ये पानी है, वाटर है जो उसके अंदर भरा हुआ है, फ्लूइड है जो भरा हुआ है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करता है, काफ़ी हद तक उस प्रेशर को ख़त्म करने की कोशिश करता है। अगर बहुत तेज चोट लगा है तब तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग शॉक एंड मैकेनिकल इंजरी। तो ये हमने देखा फंक्शन क्रेनियम का, डुआ मैटर, आर्कनॉइड एंड पियर मैटर का। यहाँ हो गया फिर आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। दिस इज अबाउट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरेब्रम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the brain because it is mostly associated with the intelligence, reasoning and thinking। यानी हमारा सोचने समझने का जितना भी क्षमता है सब सेरेब्रम से ही रिलेटेड है। ओके, देख लेते हैं इसको कुछ खास। सी इट इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। पहले डायग्राम में अगर देखें तो ये जो बड़ा वाला भाग है ना, बड़ा वाला ये जो भाग है, दिस इज सेरेब्रम। इट इज सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सीट ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है वो इसी पे डिपेंड करता है, इसके डेवलपमेंट पे। कॉन्शियसनेस एंड विल पावर, कॉन्शियसनेस भी हमारे अंदर जो भी है वो भी, और हमारे अंदर जो विल पावर है ये सारा ये रेगुलेट करता है। आगे देखें, कंट्रोल्स ऑल वॉलेंटरी एक्शंस। हमने पहले ही बताया आपको, वॉलेंटरी का मतलब वो एक्शन या मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, आप उसको बोलेंगे वॉलेंटरी, और जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, जैसे ये हाथ का ऊपर उठना मेरे कंट्रोल में है, दिस इज वॉलेंटरी, लेकिन मेरा हार्ट बीट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, दिस इज इनवॉलेंटरी। सो इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंटरी एक्शंस। इट हैज़ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। देखें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने इसको तो किनारे से यानी इस साइड से इसको देखा है ना, अगर हम उसको अगर ऐसे देखेंगे सामने से ऐसे, तो ये देखो यहाँ से दो हेमिस्फीयर होता है इसका, इस टाइप से, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू हेमिस्फीयर, यहाँ से आधा इस साइड और आधा इस साइड। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, वो राइट वाला जो पार्ट होता है ना, वो हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट से कनेक्टेड होता है, और जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो हमारे बॉडी के राइट पार्ट से कनेक्टेड होता है। यानी इधर का फंक्शन ये कंट्रोल करेगा, और इधर इस साइड का फंक्शन हाफ पार्ट राइट वाला कंट्रोल करता है। देखिए आप, इट हैज़ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इट्स सरफेस इज हाईली कन्वोल्यूटेड। आप देखें यहाँ पे बहुत सारा ऊपर नीचे मतलब पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है, ये कुछ अंदर से तो खोखला होता ही है, लेकिन यहाँ कुछ उभार और गड्ढा ऊपर नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसको आप क्या बोलते हैं, विथ रिज एंड ग्रूव्स। ये जैसे ऊपर नीचे जो गड्ढा की तरह स्ट्रक्चर है ना, और ठीक है, रफ सरफेस यानी कन्वोल्यूटेड सरफेस, पाइप की तरह स्ट्रक्चर, ऊपर नीचे, ये स्ट्रक्चर बेसिकली आप इसको क्या बोलते हो, रिजेस एंड ग्रूव्स। ऊपर वाले जो भाग को रिज बोलेंगे, और जो नीचे हुआ भाग है ना, आप उसको ग्रीज क्या बोलते हो, ग्रूव्स बोलेंगे। अब इसका काम ऐसा क्यों है, मतलब इसको फ्लैट होना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नीचे ऐसे क्यों है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करे ताकि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज़्यादा हो। नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, जैसे इंटेस्टाइन में विलाई जो काम करती है, ज़्यादा विलाई ज़्यादा सरफेस एरिया, मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, वैसे यहाँ भी ज़्यादा ग्रूव्स और रिजेस तो ज़्यादा सरफेस एरिया, ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स तो उतना ही इंटेलिजेंट होगा आदमी। जिसके अंदर ये ग्रूव्स और रिजेस ज़्यादा होते हैं, यानी ज़्यादा मुड़ा, अगर मूड हो ज़्यादा, उसमें सेल अगर एकत्रित है, एकोमोडेट है, तो वो आदमी या वो व्यक्ति ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, फिर आगे देखें, ईच स्फीयर इज इंटरनली हॉलो। अब जो स्फीयर होता है ना, ये स्फीयर देख रहे हैं आप, ये अंदर से खोखला होता है। मतलब कि आप ये लेयर मान लो, चलो ये इस टाइप का होता है, यानी बुक होता है ना, बुक इतना मोटा अगर मान लेते हैं बुक, तो बुक हो गया ये, उसका एक सरफेस ऊपर होगा, एक सरफेस नीचे होगा, और बीच में क्या होगा, वो हॉलो होगा। समझ में आ रहा है बात, वो इंटरनली हॉलो होता है, यानी ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये अंदर से खोखला है, यानी एक इसका सरफेस ऊपर हो गया और दूसरा सरफेस नीचे हो गया, अब बीच वाला स्ट्रक्चर जो है वो खाली है। ठीक है, देखें इसको, इट इज ईच स्फीयर इज इंटरनली हॉलो, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। यानी जो बाहरी सतह होता है, जैसे मान लो ये कोई ये जैसे मान लेते हैं हम, एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब ये देखो, ये आउटर सरफेस हो गया और ये हो गया इसका इनर सरफेस, और अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, ये खोखला है। ठीक है, बात समझ में। जैसे तो अब ये देखें, आउटर सरफेस जो होता है ना, इसका बाहरी सतह वो कॉर्टेक्स से बनता है, और जो इनर सरफेस है वो क्या हो गया, वो मेडुला बनाएगा। क्या बनाएगा, वो मेडुला। नेक्स्ट,
आउटर पार्ट हैव सेल बॉडीज। अब देखिए जो आउटर पार्ट है ना, आपके बुक में देखेंगे ये ग्रेइश कलर का दिखाया गया है, लेकिन ये ग्रे कलर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने इसको ग्रीन कलर से कलर कर दिया था। ठीक, अब ये किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ साइटोन। किस चीज़ से बना होता है? जैसे न्यूरॉन्स में हमने क्या देखा था, एक साइटोन, फिर नीचे जो एक्सॉन। तो जो साइटोन होता है ना ऊपर की तरफ, सेल बॉडी जो होता है वो आपका आउटर पार्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? आउटर पार्ट बनाएगा। इसलिए वो कैसा दिखाई देता है? ग्रेइश इन कलर। और ग्रेइश दिखाई देता है इसलिए हम उसका नाम देते हैं ग्रे मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कि जो आउटर पार्ट है वो किस चीज़ से बना है, साइटोन से या एक्सॉन से, और वो ग्रे क्यों दिख रहा है? तो आई होप आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो, दिस ग्रे मैटर हैव गायरी एंड सल्की टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, यही गायरस और सल्कस, फिर यही आ गया वर्ड गायरस और सर्कस। हम बार बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब बताएं कि जो इसमें जब सबसे ज़्यादा गायरस और सल्कस क्यों होता है। गायरस का मतलब ये ग्रूव्स की फिर बात कर रहा है, यानी ये ऊपर मतलब कि सरफेस एरिया इसका ऊपर और नीचे ज़्यादा दबा हुआ क्यों होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, इनर पोर्शन है एक्सॉन। जब आउटर सरफेस पे जो, अगर हम आउटर की बात करें, आउटर है उसके अंदर होता है साइटोन, तो जो इनर मेडुला होगा ना, इनर पार्ट जो है वहाँ होगा आपका क्या? आपका एक्सॉन होता है। एक्सॉन से बनता है वो, इसलिए एक्सॉन बेसिकली किसी कलर के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो वाइट दिखाई देता है। लेकिन जो साइटोन है, सेल बॉडी है, ये ग्रे कलर का होता है, इसलिए जो आउटर भाग है वो कैसा दिखाई देता है? ग्रे कलर का। इसलिए हम उसको बोलते हैं ग्रे बॉडी, और इनर पार्ट को बोलते हैं हम वाइट बॉडी। आउटर पार्ट इज मेड अप ऑफ साइटोन, वेयर एज द इनर पार्ट इज मेड अप ऑफ एक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्पस कैलोसम, हार्ड स्ट्रक्चर। देखो, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में क्या देखा था, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेमिस्फीयर, यानी 2 भाग हैं। अभी जो कार्पस कैलोसम होता है ना, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्या करता है? कनेक्ट करता है, और मैसेज भी एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में ये इजीली पास करता है। कॉर्पस कैलोसम हार्ड शीट कनेक्टिंग द 2 हेमिस्फीयर पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अदर। यानी एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में जो को कनेक्ट भी करता है कॉर्पस कैलोसम। हार्ड स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एक का मैसेज दूसरे में ये पास भी करता है। किसका? ये जो हेमिस्फीयर अभी हमने बनाया था, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था ना अभी, इस ये वाला स्ट्रक्चर, ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये। ठीक है, अब इसका मैसेज भी पास करता है, इसको कवर अप भी करता है। सो आई होप आपको ये सेरेब्रम का ये जो पार्ट है वो समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस इंपॉर्टेंट पार्ट, और आप इसको डायग्राम के थ्रू भी और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स याद रखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो हमारे बॉडी के बैलेंस से रिलेटेड है, दैट इज सेरेबेलम। क्या है? सेरेबेलम। देखें आप इसमें सेरेबेलम, इसका पहले आप लोकेशन देख लें। अगर ये पीछे है स्ट्रक्चर, अगर आप इसको कट करेंगे तो अंदर से ट्री लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देता है। देख रहे, ब्रांचिंग जैसा स्ट्रक्चर कुछ, ये इसको हम छोटा दिमाग भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल ब्रेन। ओके, अगर देखो जैसे बाइक एक्सीडेंट होता है तो देखेंगे आप, जो लोग पीछे के बल ऐसे गिर जाते हैं तो उनको इस सेरेबेलम में ही चोट लग जाता है और मर जाते हैं वो। क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हमारे बॉडी के जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके इनिशिएशन से नहीं, उनके मेंटेनेंस से जरूर ये इन्वॉल्व होता है, और ये हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। थोड़ा देख लेते हैं इसको डिटेल में। देखिए, फर्स्ट इट इज़ कॉल्ड लिटिल ब्रेन, मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको छोटा दिमाग बोलते हैं। ठीक ना, लिटिल ब्रेन मच स्मॉलर दैन सेरेब्रम एंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। यानी ये सेरेब्रम हो गया बड़ा सा, ये सेरेब्रम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और ये इसके नीचे है। इसका लोकेशन कभी कभी पूछ देता है, तो ये सेरेब्रम के बेस पे है, उसके नीचे लोकेटेड है। ठीक है, हैज़ नो कन्वोल्यूशन बट हैव फरोस। बोला है कि जैसे हमने देखा था सल्की और गायरी, मतलब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर था सेरेब्रम में। ठीक, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसमें फरोस होते हैं। फरोस का मतलब कुछ ना गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, इट हैज़ मोर फरोस। आउटर पार्ट ग्रे मैटर, हमने देखा था कि जैसे ये सेरेब्रम में जो आउटर पार्ट होता है अंदर से हॉलो है, तो आउटर पार्ट होता है ग्रे मैटर का, और इनर पार्ट जो होता है वाइट मैटर का। सेम कॉन्सेप्ट सेरेबेलम में भी लाई करता है, आउटर पार्ट ग्रे मैटर और इनर पार्ट वाइट मैटर में। अब देखें इसका सबसे इंपॉर्टेंट खास फंक्शन जो है वो देख लें आप। इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, यानी बॉडी बैलेंस बनाता है। बॉडी बैलेंस का मतलब समझ लो आप, जैसे मान लो अगर हम बात करें हमारा बॉडी, देखो बॉडी बैलेंसिंग, जैसे
अगर आप मान लो कसरत कर रहे हो, डांस कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो उसमें जो बैलेंसिंग होता है ना बॉडी का, वो यही करता है। उदाहरण के लिए आप कुछ डांसर्स को देखेंगे या जो कहीं कहीं सड़क वड़क पे देखेंगे आप, या किसी सर्कस में चले जाएं, तो वो अपने बॉडी को एक ही पैर पे, एक ही हाथ पे, या जिम्नास्ट के लोगों को देखिए वो कितना सही बैलेंस कर लेते हैं अपने आप को। तो उनका जो सेरेबेलम है ना वो बहुत अच्छे से वो डेवलप होता है और उनका बॉडी को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है। ये प्रैक्टिस, मेहनत करने से ऐसा होता है, ठीक। लेकिन अगर बात करें सेरेबेलम वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो आपका बॉडी बैलेंस खराब हो जाएगा, तो आप धड़ाम से गिर जाएंगे वहाँ पे, यू विल फॉल डाउन। ओके, इसीलिए जो अल्कोहलिक लोग होते हैं, देखोगे जो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर लेते हैं या नशा का कोई भी पदार्थ जब कंज्यूम कर लेते हैं ना, तो उसका सीधा असर सेरेबेलम पे होता है। अब सेरेबेलम काम करना बंद कर देता है, अब वो झूमना स्टार्ट करते हैं और देखोगे यहाँ गिरेंगे, वहाँ गिरेंगे, वो लाख कोशिश करें कि खड़े हो जाएं, लेकिन वो खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आई होप आपको सेरेबेलम का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, बॉडी बैलेंस का। ओके, एंड कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज़, हमारी जितनी मस्कुलर एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करता है। देखें, मस्कुलर एक्टिविटीज़ का जो इनिशिएशन होता है यानी इम्पल्स जो है वो तो सेरेब्रम से स्टार्ट होगा। ये हाथ ऊपर जाना है, ये सेरेब्रम ऑर्डर करेगा, लेकिन इस हाथ के ऊपर जाने में बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व है ना, नंबर ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग एनी मस्कुलर टास्क। अब वो मस्कुलर टास्क सेरेब्रम ने तो ऑर्डर कर दिया कि ठीक है हाथ ऊपर उठाओ, लेकिन जो बाकी मसल्स इन्वॉल्व है ना उसमें, उनको ये रेगुलेट करता है। इट इज कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज, यानी उसको वो सही से कोऑर्डिनेट करेगा कि सारी मसल्स काम करें ताकि ये मेरा हाथ स्मूथली ऊपर नीचे जाए। ठीक है, एक भी मसल अगर सही नहीं काम करेगा तो नहीं जाएगा। समझ में आ गया बात? कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर एक्टिविटीज। इम्पल्स फॉर डूइंग मेनी मस्कुलर टास्क अराइज इन सेरेब्रम, बोला है कि जितना हमारा मस्कुलर टास्क है उसको करने के लिए जो मेन मैसेज है यानी जो इम्पल्स है वो तो सेरेब्रम से स्टार्ट होता है। फिर सेरेब्रम का क्या काम है वो देखें। बट द कोऑर्डिनेशन ऑफ मेनी मसल्स इन्वॉल्व्स इन दैट टास्क इज डन बाय द सेरेब्रम, यानी बहुत सारे मसल्स का उसमें ज़रूरत होता है टास्क का, उसमें क्या उस टास्क को परफॉर्म करने में बहुत सारे मस्कुलर एक्टिविटीज़ यानी बहुत सारे उसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन 2, 4, 10 जो मसल्स हैं उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है? सेरेबेलम। ठीक है, तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिस्टल हो गया आपका। एग्जाम्पल हमने दिया इसमें, जैसे कभी कभी एग्जाम्पल दे देता है कि मान लीजिए कोई डांसर है, वो बहुत अच्छा कला दिखा पा रहा है, तो उसका कौन सा दिमाग का पार्ट डेवलप है बहुत ज़्यादा, तो देखिए डांसर्स इससे इन्वॉल्व है, जिम्नास्ट से भी सेरेबेलम वाले, मतलब डांसर्स और जिम्नास्ट का जो सेरेबेलम पार्ट है वो वेल डेवलप होता है। लेकिन जो अल्कोहलिक पर्सन होता है, अल्कोहलिक पर्सन में जो सेरेबेलम है ना वही काम करना बंद कर देता है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ अल्कोहल, इसीलिए वो इधर उधर गिरने लगते हैं। सो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट ब्रेन का पार्ट समझ में आ गया। Go for the important topic, that is hypothalamus. Okay, before proceeding for the hypothalamus, we will see two important glands, that is you see here pituitary gland, it is also called master gland, यानी बाकी सारे जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनको ये रेगुलेट करता है। ये आपका पीनियल ग्लैंड जो मिड ब्रेन के पास है। पीनियल ग्लैंड बेसिकली वो ग्लैंड है जो बहुत पहले इंसानों के अंदर एक्टिवेट था, लेकिन आज के डेट में दैट इज इन रूडिमेंट्री फॉर्म, यानी आज वो काम नहीं करता है। ये पीनियल ग्लैंड ही है जिसकी सहायता से जो बर्ड्स हैं आज भी वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के थ्रू अपना डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेती हैं कि हम ईस्ट जा रहे हैं, वेस्ट जा रहे हैं, और सुबह घोंसले से निकलने के बाद शाम तक वापस आ जाती हैं। ठीक है, ये हमारे अंदर अब उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब सीधे हम आते हैं हाइपोथैलेमस पे। देखें आप, इट लाइज बिलो सेरेब्रम, देख लो आप हाइपोथैलेमस जो है ये हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ये वाला भाग है। ये आपके अगर हम बात करें सेरेब्रम हो गया, उसके आगे वाले भाग के जस्ट नीचे है, यानी ये तो नीचे है लेकिन आगे की तरफ है। नेक्स्ट फंक्शन, व्हाट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी फंक्शन क्या है हाइपोथैलेमस का देखें। इट मेंटेन्स होम्योस्टैसिस, यानी होम्योस्टैटिस हमारे शरीर के अंदर मेंटेन करता है। हमारा जो पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका जो प्रॉपर फंक्शनिंग करता है, उनके फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। फिर डिफाइन होम्योस्टैटिस, यानी जो इंपॉर्टेंट वर्ड है होम्योस्टैसिस, इसका मतलब क्या है आप देखें। होम्योस्टैसिस, ठीक है, देखें, इट इज द प्रोसेस दैट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ये वो प्रोसेस है जो स्टेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेंटेन करता है ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी हमारे शरीर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना उसका स्टेबिलिटी मेंटेन करता है विथ द फ्लक्चुएशन ऑफ
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जैसे सपोज करो जो बाहरी हमारे इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कंपैरिजन में हमारे शरीर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसका फ्लक्चुएशन मेंटेन रखना, स्टेबल रखना ही होम्योस्टैसिस है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जैसे विंटर के सीजन में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, बट वी मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस। इन द समर टाइम बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, बट देन ऑल्सो और होम्योस्टैसिस दैट इज इंटरनल टेम्परेचर इज मेंटेन। सो आई होप आपको ये होम्योस्टैसिस सब शब्द का मतलब समझ में आ गया। और होम्योस्टैसिस बेसिकली इट इज मेंटेन्ड बाय दिस सब इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज हाइपोथैलेमस, यानी हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी का होम्योस्टैसिस यानी इंटरनल इन्वायरमेंट यानी इंटरनल जो एक स्टेडी स्टेट है इसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट हैज रेगुलेटरी एरियाज फॉर थ्रस्ट, हंगर, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, यानी ओवरऑल ये इन सबको रेगुलेट करता है, चाहे वो बात करें कि प्यास हो, भूख हो, टेम्परेचर हो या ब्लड प्रेशर, इट मेंटेन्स ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट, इट कंट्रोल्स एग्रेसिव एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, यानी हमारा ये एग्रेसिव और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी कंट्रोल करता है, हम कितने एग्रेसिव हैं, ठीक है, और बाकी मतलब ये हमारा रिप्रोडक्टिव बिहेवियर मतलब ओवरऑल ये हमारा जो एक्सटर्नल बिहेवियर है ना इसको भी रेगुलेट करता है। अब इसको याद रखेंगे। इट कनेक्ट्स नर्वस सिस्टम टू इंडोक्राइन ग्लैंड, यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम को किससे कन्वर्ट करता है, इंडोक्राइन मास्टर ग्लैंड देखें आप, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके थ्रू ये पूरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, इट्स डाउन ग्रोथ फॉर्म्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी देखिए आप यहाँ पे इसी के जो डाउन ग्रोथ है हाइपोथैलेमस का, इसी के जो नीचे वाला भाग है ना वो बढ़ के क्या बना लेता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यानी पिट्यूटरी जो हाइपोथैलेमस है इसका जो डाउन ग्रोथ है यानी इसका जो लोअर पार्ट है वो थोड़ा सा बल्ज आउट हो जाता है एंड इट फॉर्म्स पिट्यूटरी ग्लैंड, वेयर एज इट्स रूफ सेक्रेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमने याद करिए आपको टर्म सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कहाँ था, मतलब कि ब्रेन और क्रेनियम के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ था वो शॉक एब्जॉर्ब कर रहा था, बहुत सारे उसके दूसरे फंक्शन भी थे हमने देखा था। तो दैट फ्लूइड इज सिक्रीटेड बाय दिस रूफ, यानी अगर हाइपोथैलेमस है तो यहीं से वो फ्लूइड भी सिक्रीट होता है। सो आई होप आपको ये सारा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा होगा और मैं धीरे धीरे आपको ये सारा पॉइंट समझाने में कामयाब हो रहा हूँ, ठीक है। आगे जो एक दो पार्ट्स बचे हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ओके, आप देखें। So now we'll go for important part, next important part of the brain that is pons. Okay, pons के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका लोकेशन आप देखें, ये हो गया आपका मिड ब्रेन, ये हो गया आपका सेरेब्रम, इन दोनों के बीच में है। देखते हैं इसका खास फंक्शन क्या है। इट इज अ ब्रिज बिटवीन सेरेब्रम एंड सेरेबेलम, यानी सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच का ये एक ब्रिज है, यानी दोनों को कनेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल स्लीप साइकिल। ये हमारा जो स्लीप साइकिल है उसको कंट्रोल करता है कौन, पॉन्स। स्लीप साइकिल का मतलब एक फिक्स समय पे हमको नींद आना, ठीक। जैसे मान लो अगर आप रोज 9 बजे सो जा रहे हो शाम को, तो उस टाइम पे आपको नींद आने लगेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्लस सुबह में 4 या 5 बजे आपका अगर जग रहे हो तो उस टाइम नींद खुल जाएगा, दैट इज स्लीप साइकिल, उसको कंट्रोल करता है ये। इट फॉर्म्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, यानी हमारे ब्रेन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और देखिए ये रोल क्या प्ले करता है, इट्स लोअर पार्ट स्टिमुलेट्स एंड कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ द ब्रीथ, यानी हमारे सांस लेने का जो प्रोसेस है इसका जो लोअर पार्ट है ना वो क्या करता है, देखो, इट स्टिमुलेट्स एंड कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ द ब्रीथ, यानी कितना तेज हम सांस ले रहे हैं। इंटेंसिटी मतलब बहुत तेजी से या धीरे धीरे नॉर्मल, उसको ये स्टिमुलेट और कंट्रोल करता है। कौन सा पार्ट, लोअर पार्ट, ओके। लेकिन वही अगर हम बात करें अपर पार्ट डिक्रीजेस द डेप्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रीथ, इसका जो अपर पार्ट है वो जो सांस लेने वाली प्रक्रिया है उसका डेप्थ और फ्रीक्वेंसी का मतलब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं ना हम, उसको ये कम कर देता है। इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये बाकी कुछ यहाँ से नर्व से राइज होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ओके। ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली इट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ द फेस, यानी हमारा जो फेस है ना उसके फीलिंग्स से ये संबंधित होता है, ये कंट्रोल करता है उसको। अगर जैसे मान लो आप स्वॉलोइंग कर रहे हो या चीविंग कर रहे हो तो उस वक्त जो एक्सप्रेशन वगैरह आते हैं या ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है।
जो चीविंग और स्वलोइंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपका इससे जो नर्व्स निकल रहे हैं वो है अबडक्शंस नर्व। कौन से नर्व्स हैं? अबडक्शंस नर्व इंपॉर्टेंट है। ये नर्व्स हम जैसे मान लो अगर बहुत लेफ्ट देख रहे हैं या बहुत राइट देख रहे हैं तो ये इसको कंट्रोल करता है। कभी कभी आप बच्चों को देखेंगे ना, दोनों साइड, दोनों आँख से उनका जो ये कॉर्निया वगैरह दो साइड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी यहाँ से कंट्रोल सही से नहीं है। आपका ये जो मूवमेंट है ना दोनों साइड में, उसको ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट फेशियल नर्व्स, ये हमारे जो फेस के मसल्स हैं ना और एक्सप्रेशन, उसको ये कंट्रोल करता है। फेशियल नर्व्स फेस के मसल्स को ये कंट्रोल करता है। और लास्ट वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व बेसिकली ये क्या करता है ना, तो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ साउंड, यानी साउंड हमारे कानों से होकर जो ब्रेन तक जाता है ना, उसमें ये मदद करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अपने ब्रेन का, दैट इज थैलेमस। थैलेमस बेसिकली देखें आप, लोकेशन उसका है रेड कलर, थैलेमस। अब बेसिकली जो अगर हम बात करें क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड की जो हड्डियां होती हैं, जैसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया यानी रीढ़ का हड्डी हो गया, उसके ऊपर एक क्रेनियम जब अटकता है ना, एक्सियल, वो आप स्टडी करेंगे, पिवोट जॉइंट होता है जब, तो वहाँ पे होगा क्या बेसिकली कि इसी के पास रहता है, वो जस्ट इसके बगल में ही वो बैकबोन आके क्रेनियम में अटैच होता है। ठीक, अब देखें, इट लाइज इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन, ये बिल्कुल बीचों बीच में है, कोई डाउट नहीं है इसमें। सेकंड फंक्शन, इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट प्रोसेस द इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेबेलम, यानी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी से जो स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है उसका और सेरेबेलम दोनों का ये जो मैसेज है उसको ये एक दूसरे से ट्रांसफर करने में मदद करता है। सबसे खास इसका यही फंक्शन है। अगला फंक्शन है, इट वर्क्स टू कोरिलेट सेवरल प्रोसेस, यानी ये बहुत सारे प्रोसेसेस को आपस में कोरिलेट करता है, उनमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। क्या है? जैसे कॉन्शियसनेस, स्लीप एंड सेंसरी इंटरप्रिटेशन। कॉन्शियसनेस, स्लीप और सेंसरी इंटरप्रिटेशन, इन सारे फंक्शंस को ये आपस में कोरिलेट करके एक बैलेंस मेंटेन करता है ताकि हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ब्रेन के लिए बस इतना ही। प्लीज़ अगर आप न्यू व्यूअर हैं देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज़ आप फ्रेंड्स को अपने शेयर करें और लाइक करें। अगला वीडियो होगा आपका पाउलोस का रूल, इसके बाद जो बाकी कंडीशनल रिफ्लेक्स एंड आर्क्स, इन सारों के बारे में सिर्फ एक वीडियो और लेके आएंगे छोटा सा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।